हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच नया समझौता हुआ है दोस्तों, जहां पर यूएस सैनिकों की मौजूदगी का खर्च होगा साझा। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर अब अफ्रीका पर पकड़ मजबूत कर रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में भी किया था इतने 1000 करोड़ का निवेश, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पैगंबर कार्टून विवाद मामले में अब नया मोड़ आया है दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है, टीचर पर लगाए गए आरोप से पलट गई है छात्रा। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे आगे जहां पर अफगान शांति प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। क्या है वो खबर, उससे आगे बताएंगे। जहां समुद्र में चाइना से मुकाबले के लिए जापान है तैयार। दियायू आइलैंड पर बढ़ते तनाव के बीच जल्द भेज सकती है सेना। बड़ी युद्ध वाली खबर आ रही है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां बंगाल चुनाव से एक बड़ी खबर और ममता सरकार को लगा है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसके पीछे का कारण वो भी बताएंगे। साथ ही आईपीएल से पहले रिकी पॉन्टिंग का बड़ा बयान आया है दोस्तों। साथ ही अब अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी बनवाने जा रहे हैं ये बड़ा विश्वविद्यालय। क्या नाम होगा दोस्तों उस विश्वविद्यालय का, और अयोध्या में बनवाने का क्या है इसके पीछे का कारण, बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबरों में। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां एलपीजी गैस के नए कनेक्शन और सिलेंडर बुकिंग के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। अब आप इस प्रकार से बुकिंग करवा सकेंगे दोस्तों। कैसे करवाएंगे ये भी बताएंगे आपको, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और हम लोग भी सुरक्षित हैं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच नया समझौता हुआ है दोस्तों, जिसमें यूएस सैनिकों की मौजूदगी का खर्च होगा साझा, यानी शेयर किया जाएगा यूएस के फौजियों का खर्च। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और दक्षिण कोरिया अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर आने वाले खर्च को साझा करने संबंधी नए समझौते को लेकर सहमत हो गए हैं दोस्तों। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी बलों की मौजूदगी को उत्तर कोरिया के आक्रामक रवैये के खतरे से बचने के लिए अहम माना जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो ने कहा है कि नए समझौते के तहत दक्षिण कोरिया के हिस्से में आने वाले खर्च में वृद्धि की गई है। हालांकि इस बारे में ब्यूरो ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। ब्यूरो ने ट्वीट किया है कि समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया और इससे उत्तर पूर्व एशिया में शांति, सुरक्षा और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण अमेरिकी दक्षिण कोरियाई संधि गठबंधन की फिर से पुष्टि हुई है दोस्तों। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला टूट गया था, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण कोरिया से मांग की थी कि वो पहले जितना खर्च वहन करता है वो उससे 5 गुना अधिक खर्च वहन करे। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के करीब 28,000 सैनिक मौजूद हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस समझौते को लेकर सबसे पहले खबर दी थी। उसने बताया कि यह समझौता 2025 तक लागू रहेगा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में यह बड़ी डील मानी जा रही है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अब अफ्रीका पर पकड़ मजबूत कर रहा है चीन। कोरोना काल में भी किया 33,000 करोड़ रुपए का निवेश। जी हाँ दोस्तों, चीन इन दिनों तेजी से अपने कर्ज और लालच के जाल में दुनिया के गरीब देशों को फंसा रहा है। ड्रैगन की इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के चक्कर में कई देश बर्बाद होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी तक चीन की नजर खास तौर पर एशियाई देशों पर ही सीमित थी, लेकिन अब ड्रैगन अफ्रीका महाद्वीप पर नजरें गड़ाए हुए है दोस्तों। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के मार से परेशान थी, तब चीन ने अफ्रीका के कई देशों में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। चीन की चाल का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि वो अफ्रीका में तेल, गैस और खनिज के उत्पादन
उत्पादक देशों में ही कई परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। दोस्तों ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो पैगंबर कार्टून विवाद मामले में नया मोड़ सामने आया है दोस्तों, जहां टीचर पर लगाए आरोप से पलट गई है छात्रा। बता दें फ्रांस की राजधानी पेरिस में पिछले साल स्कूल टीचर सैमुअल पैटी द्वारा क्लास में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने जाने के बाद हुई उनकी हत्या के मामले में नया मोड़ आया है दोस्तों। दरअसल वो 13 वर्षीय छात्रा अपने दावे से पलट गई है, जिसने कहा था कि जब सैमुअल ने कार्टून दिखाया था तब वो क्लास में ही मौजूद थी। इस छात्रा को 23 नवंबर को पुलिस कस्टडी में लिया गया था दोस्तों, और उसने सैमुअल पैटी पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया था। पुलिस हिरासत में छात्रा ने बताया कि उसने इस बारे में झूठ बोला था। फ्रांसीसी अखबार ले पेरिसियन के अनुसार छात्रा ने कहा है कि उसने कभी भी सैमुअल पैटी द्वारा फ्री स्पीच की क्लास अटेंड नहीं की। पिछले साल स्कूल के बाहर एक 18 वर्षीय छात्र ने सैमुअल पैटी की हत्या कर दी थी दोस्तों। ऐसे में अब ये छात्रा पूरी तरह से टीचर पर लगाए आरोप से पलट गई है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। क्या आपको भी यहाँ कोई ना कोई झोल नजर आ रहा है दोस्तों, तो बताइएगा जरूर आपकी क्या राय है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफगान शांति प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर। अमेरिकी सचिव ने राष्ट्रपति गनी को लिखा है पत्र, यूएन की बैठक में शामिल होने को कहा है दोस्तों। अमेरिका के सचिव एंथनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है। एंथनी ब्लिंकन ने इसमें भारत के साथ 6 देशों को शामिल करने की बात कही है दोस्तों। अफगानिस्तान में शांति के समर्थन में एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। अशरफ गनी को भेजे गए पत्र में एंथनी ने लिखा है कि आने वाले हफ्तों में शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तुर्की दोनों तरफ से उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेगा। पत्र के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की ओर से विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी और रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के दूत अफगानिस्तान में शांति के समर्थन में एकीकृत दृष्टिकोण के विषय पर चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, इसके अलावा पत्र में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी शामिल होने की बात कही गई है दोस्तों। अमेरिकी सचिव एंथनी का कहना है कि इन दस्तावेजों से अफगान सरकार को मदद मिलेगी और तालिबान विकास के सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ेगा, जो देश के संवैधानिक और शासन व्यवस्था का नेतृत्व करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ऐसे में बात करें तो समुद्र में चाइना से मुकाबले के लिए जापान है तैयार। दियाओ आइलैंड पर बढ़ते तनाव के बीच जल्द भेज सकती है अपनी सेना। जी हाँ दोस्तों, चीन की बढ़ती विस्तारवादी आदतों से परेशान जापान उससे मुकाबले के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है दोस्तों। जापान दियाओयू द्वीप समूह में अपने सशस्त्र बलों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चीनी गतिविधियों में तेजी आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी तटरक्षक बल ने इस द्वीप समूह के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए जापान जल्द ही अपने सैनिकों की एक टुकड़ी वहां भेज सकता है दोस्तों। दरअसल चीन ने हाल ही में एक कानून बनाया है जो सुरक्षा बलों को किसी भी विदेशी जहाज के उसकी जल सीमा के उल्लंघन पर हमले की इजाजत देता है। इस कानून के अमल में आने के बाद से दियाओयू द्वीप के आसपास चीनी तटरक्षक बल की सक्रियता काफी बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर जापान अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज खान दोषी करार दिए गए हैं दोस्तों। सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो नेपाल से बड़ी खबर, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल को सुप्रीम कोर्ट से लगा है तगड़ा झटका। दोनों दलों का विलय हो गया है रद्द। बता दें नेपाल में सत्ता के लिए आपस में संघर्ष कर रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड को रविवार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने ओली और प्रचंड के पूर्ववर्ती दलों के विलय को रद्द कर दिया और दोनों दलों के विलय के बाद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी के नाम पर भी उनका अधिकार खत्म कर दिया। एनसीपी नाम पर वास्तविक अधिकार ऋषि राम
नाम कत्याल का ही होगा। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस कुमार रेग्मी और जस्टिस बाम कुमार श्रेष्ठ ने अपने फैसले में ओली के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और प्रचंड के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी माओइस्ट सेंटर के विलय को रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा बयान, कहा इतिहास की देन है भारत चाइना सीमा विवाद, लेकिन हम दोनों देश आपस में हैं बहुत अच्छे वाले दोस्त। बता दे, भारत और चीनी सेनाओं के बीच हाल ही में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी और अब भारत को लेकर चीन का रुख बदल गया है। दोस्तों चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चाइना और भारत को सीमा मुद्दे के हल के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और आपस में संदेह करना छोड़ देना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करके अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि चाइना भारत के साथ दोस्ती का राग अलाप रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चाइना के इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है दोस्तों और भारत का ध्यान भटकाने के लिए चाइना मीठी बोली बोल रहा है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा अपनी राय। आपको जो भी लगता है दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है कि कोई ना कोई झोल है तो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान एकाएक क्यों आए पुलिस के निशाने पर? ग्राउंड रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दे, जम्मू में भथिंडी के किरियानी तालाब मोहल्ले में शनिवार देर शाम से तनाव का माहौल था। इसकी बड़ी वजह थी कि 155 रोहिंग्या शहर के मौलाना आजाद स्टेडियम से घर नहीं लौटे थे। ये लोग पुलिस के बुलावे पर अपने कागजों की जांच कराने दिन में ही वहां गए थे, लेकिन दिन भर चली जांच के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ लोगों को तो घर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में जमा हुए रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच कठुआ जिले की उप जेल हीरा नगर के होल्डिंग सेंटर में भेज दिया है। दोस्तों देर शाम जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल रैंक अधिकारी मुकेश सिंह ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी साझा की थी कि जम्मू में अवैध रूप से रह रहे जिन अप्रवासियों के पास पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे, उन्हें हीरा नगर के होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो अमेरिका ने चीन को हमलावर कहते हुए क्षेत्र में बेहद आक्रामक रवैया अपनाने वाला बताया है। दोस्तों बता दें, चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों दोनों ही विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। अब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को कहा है कि चीन क्षेत्र में बेहद आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और कुछ मामलों में तो वो हमलावर नजर आ रहा है। ऑस्टिन ने एबीसी न्यूज के एक वार्तालाप कार्यक्रम के दौरान कहा कि चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और क्षमताएं विकसित करने में व्यस्त है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो भारत के लिए बड़ी ही गर्व की बात है दोस्तों, आप सबके लिए इसरो ने कर ली भारत की सुरक्षा की धमाकेदार तैयारी। 28 मार्च से सेना के जवानों की टेंशन हुई खत्म। बता दें, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय सीमा की सुरक्षा की बड़ी पुख्ता तैयारी कर ली है। दोस्तों अब दुश्मनों की एक एक हरकत की खबर भारतीय सेना बेहद करीब से मॉनिटर कर सकेगी और चीन पाकिस्तान जो हमेशा धोखा देने में लगे रहे हैं, उन्हें अब भारतीय जवान रियल टाइम में मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी। दोस्तों पिछले साल ये खराब मौसम का फायदा उठाते हुए चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की थी, लेकिन अब चीनी सैनिकों और पाकिस्तान दोनों को भारतीय सैनिक रियल टाइम में मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि जीसैट फर्स्ट सैटेलाइट होगा लॉन्च। 28 मार्च को इसरो GI सैटेलाइट 1 लॉन्च करने जा रहा है, जिसे खास तौर पर देश के सरहद की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से सीमा पर होने वाली एक एक हरकत पर रियल टाइम में नजर रखी जाएगी। दोस्तों यानी सरहद पर दुश्मनों के एक एक मूवमेंट को भारतीय जवान देख सकेंगे और उसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा उपलब्धि माना जा रहा है भारत के लिए। दोस्तों आप क्या कहेंगे ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और थैंक यू इसरो और कांग्रेचुलेशन मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो राफेल बनाने वाली
डसॉल्ट के मालिक ओलिवियर डसॉल्ट की हेलीकॉप्टर क्रैशिंग में मौत हो गई है। दोस्तों एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में फ्रांस के अरबपति और संसद के सदस्य राजनेता ओलिवियर डसॉल्ट की मौत हो गई। इसकी जानकारी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्विटर पर दी है। दोस्तों डसॉल्ट 69 साल के थे। वे फ्रांसीसी अरबपति उद्योगपति सर्ज डसॉल्ट के सबसे बड़े बेटे थे, जिनका ग्रुप राफेल युद्धक विमानों का निर्माण करता है। साथ ही इस ग्रुप का ले फिगारो नाम का एक अखबार भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को राफेल दिलाने वाले और उसको तैयार करने वाले इन्हीं की कंपनी के थे। दोस्तों ऐसे में इनकी मौत पर इनको श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कर दीजिएगा। दोस्तों तो कमेंट करके लिखिएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो गुलाम कश्मीर के बड़े नेता ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा पीओके और जम्मू कश्मीर पर 1947 से अवैध कब्जा किया है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी यानी यूके पीएनपी के निर्वासित अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा थे, जिन पर पाकिस्तान ने 1947 से अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। उन्होंने जिनेवा में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी के पहले ट्वीट को खरीदने की होड़, अब तक $2.5 मिलियन की बोली लग गई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल से खबर, जहां ममता को बड़ा झटका। सरला मुर्मू समेत टीएमसी के 5 विधायक भाजपा में हो गए हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। हबीबपुर निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू समेत 5 विधायक सोनाली गुहा, दीपेंद्र विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य और जाटू लाहिड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन सभी नेताओं ने पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी खुश और मानते हैं कि बंगाल में इस बार ममता को उखाड़ फेंकेंगे तो कमेंट सेक्शन में इन सभी को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो देहरादून में होगी क्या, तो देहरादून में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। नड्डा बोले सीएम नहीं बदला जाएगा, ये कहना सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक खत्म हो गई। मुख्यमंत्री बदलने को लेकर जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने न केवल इतना कहा कि सीएम नहीं बदला जाएगा, ये कहना सही नहीं है। दोस्तों उत्तराखंड विधायक दल की बैठक मंगलवार को देहरादून में हो सकती है। दोस्तों सभी विधायकों को आज देहरादून में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है इस देहरादून में और सीएम को बदलने को लेकर? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या चाहती है उत्तराखंड की सीएम को लेकर। अगली खबर की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी बोले ममता बंगाल की लड़की नहीं, घुसपैठियों की मौसी और रोहिंग्याओं की चाची है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है इन्होंने। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने उन पर बड़ा हमला किया है। दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी नहीं है बल्कि घुसपैठियों की मौसी है और रोहिंग्याओं की चाची है। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के चुनाव का केंद्र बन चुका है। सीएम ममता बनर्जी ने भी यहीं से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो बजट सत्र से जुड़ी खबर आ रही है। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, मंगलवार से बदलेगा सदन की कार्यवाही का समय। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो मरियम नवाज का इमरान खान पर बड़ा आरोप, बहुमत हासिल करने के लिए किया आईएसआई का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो बंगाल चुनाव में ममता के खिलाफ बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल में ममता के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लगभग हर हफ्ते बंगाल का चुनावी दौरा कर रहे उप मुख्यमंत्री इस बार 3 दिन के प्रवास पर बंगाल में रहे हैं। दोस्तों केशव बंगाल भाजपा के कार्यकर्ताओं को कड़े चुनावी संघर्ष के
के लिए तैयार करने में जुटे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री, बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के चुनावी शिल्पी की भूमिका में है। दोस्तों अगली खबर की ओर चलें तो आईपीएल से पहले रिकी पॉन्टिंग का आया बड़ा बयान। अक्षर और अश्विन को लेकर कह दी है ये बड़ी बात। बता दें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर रिकी पॉन्टिंग को आईपीएल के 14वें सीजन के शुरू होने को लेकर काफी उत्सुकता है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली कैपिटल से जुड़कर काम करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। आशा करता हूं कि पिछले महीने सभी विकेट लेने के बाद अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन में कुछ विकेट बचे हुए हैं। इसके अलावा पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत के बल्ले से भी कुछ और रन निकालने की उम्मीद जताई है। दोस्तों अगली खबर की ओर चलें तो 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किफायती दवाओं व सेवाओं से 50,000 करोड़ रुपए की हुई है बचत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनकी सरकार ने किफायती दवाएं और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने, चिकित्सा उपकरणों के दाम करने जैसे कई कदम उठाए हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सालाना 50,000 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिली है। सरकार की कोशिश है कि कोई भी मेडिकल साइंस के लाभ से वंचित ना रहे। इलाज सस्ता हो, सुलभ हो, सर्वजन के लिए हो, इसी सोच के साथ नीतियां बनाई जा रही हैं। बीते वर्षों में इलाज में होने वाले भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की गई है। इलाज को हर गरीब तक पहुंचाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी ने सही कदम उठाया है तो थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलें तो महिला दिवस पर बीसीसीआई का बड़ा तोहफा। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम खेलेगी टेस्ट। सामने होगी ये टीम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम 7 साल बाद पहली बार टेस्ट खेलेगी, जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड से होने वाला है। दोस्तों इस बात की घोषणा सोमवार को बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने की है। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये मैच इंग्लैंड में होगा या भारतीय सरजमी पर। आपका क्या मानना है दोस्तों? ऐसे में बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर योगी सरकार अयोध्या में बनवाएगी भगवान राम विश्वविद्यालय। इसको लेकर काम शुरू हो गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अयोध्या के विकास का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ पूरे अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं पर काम किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम के नाम का विश्वविद्यालय बनाने की भी तैयारी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है कि अयोध्या में बनने वाले भगवान राम विश्वविद्यालय में भगवान राम से जुड़ी तमाम मान्यताएं, संस्कृति, ग्रंथ और हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि योगी जी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है दोस्तों, जो कि राष्ट्र हित में है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और 2 बातें योगी जी के लिए जरूर कह दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता योगी जी के बारे में क्या सोच और क्या विचार रखती है अपने मन में। अगली खबर की ऐसे में बात करें दोस्तों तो एलपीजी गैस के नए कनेक्शन और सिलेंडर बुकिंग नियमों में होगा बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि अब आप कैसे डीलर से करा सकेंगे बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में एलपीजी कनेक्शन बिना स्थानीय आवास प्रमाण पत्र का मिलेगा। इससे नए कनेक्शन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तेल कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार एलपीजी कनेक्शन को कम से कम दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय आवास प्रमाण पत्र के कनेक्शन देने की योजना की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़े ही आसानी से अब सिलेंडर मिलने वाला है। ऐसे में कितने भाई बहन है जिनको सिलेंडर लेने से जुड़ी खबर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपको विस्तार में बात बताई जाएगी। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर का